तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल सीजन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसी सीजन 7 के साथ हमारे स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी खत्म होने वाली है। तो सीजन 7 की शुरुआत यहाँ जाओ एम्परर से होती है, जो कि अपने फादर जावन के सामने बैठा हुआ था और थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड जावन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, जो कि अपने बेटे जाओ एम्परर से कहने लगा कि जावन, जब एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के टाइटल का बैटल शुरू हो जाए तो तुम्हें जियांग फन का साथ देना है, उसी के साथ मिलकर आगे बढ़ना। जो सुनकर जाओ एम्परर अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या हम किन्यू से बदला नहीं लेंगे मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर को जान से मारने के लिए? जिस पर जावन जवाब देते हुए कहता है कि क्यों नहीं। ये कहते हुए जावन गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के बनने से पहले मेरे पास एक मौका होगा एक्शन लेने का। अगर किन्यू ने एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बैटल में हिस्सा लिया तो मैं उसकी स्पिरिट सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल कर हमेशा उसे थंडर ट्राइबोल्यूशन में जलाता रहूंगा। तब तक मैं उसकी स्पिरिट को दर्द पहुंचाता रहूंगा जब तक कि वो मौत की भीख ना मांगे, लेकिन फिर भी मैं उसे जान से मारूंगा नहीं। मैं उसे ऐसी तकलीफ दूंगा कि वो ना जिंदा रहेगा और ना मर पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सेलेस्टियल माउंटेन की बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आटो सीक्रेट ग्रेट एम्परर्स पहुंच गए थे। ये सब लोग एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें जाओ एम्परर भी जाओरन के साथ आया हुआ था। तभी अचानक इनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया और स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से किन्यू अपनी वाइफ और अपने साथियों के साथ धीरे से निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे यहाँ पर देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। सब लोग उसी के बारे में बात करने लगते। इवन की कुछ लोग तो किन्यू के पास आकर कहते हैं, तो आप है गॉड किंग किन्यू, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, आज आपसे मुलाकात भी हो गई, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये असल में डिवाइन रेल्म के नॉर्मल गॉड किंग्स थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस पियाओ याओ भी आ गई, जिसके साथ दो मॉन्क्स है, एक का नाम पू यिन था और दूसरे का नाम शुआंग यूवू था। ये दोनों भी किन्यू को ग्रीट करते हैं। किन्यू ये देखकर हैरान था कि आखिर सब लोग किन्यू से इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत। तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्रदर डुआनमू यू यहाँ किन्यू से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहता है कि असल में सब लोगों की जबान पर सिर्फ किन्यू तुम्हारा ही नाम है और ये इसी वजह से क्योंकि सब लोग तुमसे डर रहे हैं। हालांकि किन्यू को ऐसा नहीं लगता था। इसके बाद किन्यू एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन की तरफ देखने लगा, जिसके आसपास एक रेड कलर की मेम्ब्रेन थी और उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। इवन की किन्यू भी इस टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करके हैरान होते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये टेरिफाइंग एनर्जी थोड़ी बहुत मेरी न्यू यूनिवर्स के साथ मिलती जुलती है। किन्यू भी यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर असुरा गॉड किंग लुओ फान आ जाते हैं, साथ ही साथ डीमन क्वीन याशा भी थी, जो कि दोनों यहाँ पर आते साथ ही किन्यू को ग्रीट करते हैं। किन्यू भी दूसरी तरफ यहाँ असुरा गॉड किंग को देखकर उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करने लगा, जहाँ डीमन क्वीन याशा किन्यू से सवाल करते हुए कहते हैं कि किन्यू, कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड किंग बनने के बाद अब तुम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड की पोजीशन के लिए कम्पीट करना चाहते हो? जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस सिर्फ उत्साहित हो रहा था, इसलिए ये सब देखने के लिए चला आया। मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स के लिए कम्पीट नहीं करूंगा। किन्यू ये कहने के बाद साथ ही साथ यहाँ पर असुरा गॉड किंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे ये एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आसपास रेड कलर की मेम्ब्रेन क्या है? जिस पर असुरा गॉड किंग किन्यू को बताता है कि इसे हम लोग गॉड किंग इंक्लोजर कहते हैं। इस रेड मेम्ब्रेन के होते हुए कोई भी गॉड किंग अपनी मनमर्जी से अंदर या फिर बाहर नहीं आ जा सकता जब तक कि रिलीफ डोर्स ओपन ना हो जाए। ये सब बताने के बाद असुरा गॉड किंग यहाँ पर किन्यू से कहता है कि बस मैं तुम्हें हेलो करने के लिए आया था, मैं यहाँ से चलता हूँ। जो कहती है वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके चले गए। पीछे की तरफ मास्टर जैंगलिन किन्यू के पास आकर किन्यू को बताता है कि इस वक्त डिवाइन रेल्म में टोटल 47 गॉड किंग्स मौजूद है, जिनमें से सारा गॉड किंग्स तो यहाँ पर आए भी नहीं और एक दो गॉड किंग्स तो ऐसे है जो कि पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। उनका तो कोई अता पता ही नहीं है कि क्या वो जिंदा भी है या नहीं, यानी कि किन्यू हमें जरा संभल कर रहना होगा। यहाँ पर वो अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक यहाँ एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के रिलीफ डोर्स ओपन होने शुरू हो गए। जिन रिलीफ डोर्स को ओपन होते हुए देखकर सब लोग ही खुश होते हुए फौरन से एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से किन्यू और उसके दोस्त भी थे। अंदर की तरफ आते हुए मास्टर जैंगलिन किन्यू को बता रहा था कि जब पहली एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन बैटल हुई थी तो उसी टाइम से ये रिलीफ डोर्स यहाँ पर मौजूद है। कोई नहीं जानता कि आखिर इन्हें किसने बनाया है या फिर ये एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन कहाँ से आया। किन्यू ये सुनने के बाद यहाँ उस माउंटेन पर बने हुए कार्विंग्स की तरफ देखने लगा, जहाँ किन्यू कहता है कि ये कार्विंग्स बहुत ही जरा अजीब है, ये इस दुनिया के तो नहीं लगते, लेकिन चाहे ये जिस भी यूनिवर्स से आए हो, मैं इनके अंदर की डाउ मीनिंग को सेंस कर पा रहा हूँ। किन्यू की ये कहते ही किन्यू के स्पिरिचुअल सी में उसे एक अजीब सी तलवार दिखाई देती है। जिस तलवार को पकड़ती उसके अंदर से बहुत ही जरा टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हुई, जो कि हेवन और अर्थ तक को शटर करने की पावर रखी है। इस टेरिफाइंग सोर्ड इंटेंट को देखकर तो किन्यू भी हैरान हो गया था और वो कहता है कि ऐसी एनर्जी जो कि हेवन और अर्थ को कोलैप्स कर दे और एक न्यू यूनिवर्स को बनाने में मदद करे, यही इस पेंटिंग के अंदर मौजूद डाउ है, जिससे किन्यू ही समझ पा रहा था। बाकी यहाँ पर मौजूद कोई भी सेंस नहीं कर पा रहा। ये जगह
अंदर से दिखने में बहुत ही जरा खूबसूरत लग रही थी। किन्यू कहता है कि काश हाफी और सेबल भी गॉड किंग बन चुके होते तो उन्हें ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता। यहाँ किन्यू जब ये सब कह ही रहा था तभी अचानक इन लोगों के सामने एक दरवाजे जैसा बोर्ड समन होने लगा जो कि इन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर किन्यू कहता है कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर हम लोग टेलीपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन हम लोग उड़ तो सकते हैं ना। ये कहती वो सब लोग उड़ते हुए उस दरवाजे के पास आ जाते हैं जिस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल बैटल के दौरान जो भी गॉड किंग लॉ ऑफ टाइम को पूरी तरीके से मास्टर कर ले वो एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन जाएगा। इसके अलावा एक ओरिजिन ट्रेजर कैलिड्रॉन के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर से एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर बाहर निकलेंगे जिसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स होंगे और उन तीनों पार्ट्स में लॉ ऑफ टाइम के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अगर कोई गॉड किंग लॉ ऑफ टाइम को मास्टर नहीं कर पाता लेकिन उसे तीनों एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स मिल जाते हैं तो तब भी वो गॉड किंग एक नया एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन जाएगा। जो सुनकर तो किन्यू सोचने लगा कि इतनी जल्दी लॉ ऑफ टाइम को पूरी तरीके से मास्टर करना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है जिसका मतलब है कि इस बैटल के शुरू होने के बाद एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने का सिर्फ एक ही तरीका होगा और वो बहुत ही जरा खूंखार तरीका है यानी कि तीनों के तीनों एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स को हासिल करना जिसके लिए तुम्हें डिवाइन रेल्म के सारे गॉड किंग्स को अपना दुश्मन बनाना होगा। अब किन्यू को समझने को मिलता है कि क्यों कहा जाता है कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड कंपटीशन के दौरान बेरहमी से खून खराबा होता है। यहाँ पर मास्टर जेंगलिन किन्यू को बताते हैं कि पिछली बार एक गॉड किंग जियो था जो कि था तो बहुत ज्यादा पावरफुल, वो अकेले 10 गॉड किंग्स के साथ टकरा गया था लेकिन अंत में उन सारे गॉड किंग्स ने मिलकर टीम अप करते उसे जान से मार डाला। और इस बार भी मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजूद अगर आधे गॉड किंग्स भी सरवाइव कर गए तो ये किस्मत की बात होगी। मास्टर जेंगलिन ये अभी कह ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ ओरिजिन स्पिरिचुअल कैलिड्रॉन समन होना शुरू हो गया जिसे देखकर तो गॉड किंग्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। सब लोग ये बेसब्री से ओरिजिन स्पिरिचुअल कैलिड्रॉन के अंदर से निकलने वाले एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स का इंतजार कर रहे थे। पर दूसरी तरफ मिस जेंगली को अपने पेट में थोड़ी हलचल महसूस हुई इसलिए वो किन्यू से कहती है कि अभी के लिए किन्यू मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। किन्यू भी उसकी बात समझ गया था इसलिए वो मास्टर जेंगलिन से कहता है कि अभी भी एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर के अपीयर होने में 10 साल बाकी है, तब तक हम लोगों को यहाँ से वापस जाना चाहिए। जब मेरा बेटा पैदा हो जाए तो उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। जिस पर मास्टर जेंगलिन भी एग्री करता था और हम देखते हैं कि मिस जेंगली यहाँ पर अपने फादर को देख रही थी। वो बेशक उदास है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुकी है और उसका फादर उसे समझ नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ से रवाना होने लगे। दूसरी तरफ मास्टर जेंग फान भी इन लोगों को जाते हुए देख रहा था जहाँ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि किसी भी हालत में मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स को हासिल करके एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनूंगा और एक बार जब मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन जाऊँ तो उसके बाद मैं किन्यू और उसके इस बास्टर्ड बच्चे को जान से मार डालूंगा। जियांग एम्परर ये सब सोच रहा था तभी अचानक जाओ एम्परर पीछे से आ जाता है जो कि जियांग एम्परर से कहता है कि जब तक ट्रेजर अपीयर नहीं होता हम लोगों को यहीं पर बैठकर कल्टिवेशन करते हुए अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करनी चाहिए। जिस पर जियांग एम्परर भी एग्री हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउफी पर आ जाता है जो कि एक लड़की जीजिया के साथ था और वो फ्लाइंग चैरियट का इस्तेमाल करते हुए जीजिया को अपने साथ लेकर जाते हुए कह रहा था कि मैंने एक जगह देखी है जो जगह खूबसूरत फूलों से भरी है, मुझे पूरा यकीन है कि वो जगह तुम्हें भी काफी पसंद आएगी। ये सब कहते हुए हाउफी आखिरकार जीजिया को उस जगह पर ले आया था जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक पुल ही पुल थे। ये जगह दिखने में वाकई में काफी जरा खूबसूरत थी और हम देखते हैं कि हाउफी भी वहाँ पर मौजूद एक पुल को उठाते हुए जीजिया को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए, जिस पर जीजिया ब्लश करते हुए हाउफी का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ हाउफी का दिल जोरों से धड़कने लगा यानी कि सेबल और किन्यू के बाद आखिरकार हमारे प्यारे हाउफी को भी उसकी लवर मिल चुकी है जिससे हाउफी को तो प्यार होने लगा है। दूसरी तरफ जीजिया भी हाउफी को पसंद करती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजिया की बड़ी बहन होंगयुन आ गई जो कि आते हुए पहले हाउफी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम जीजिया को यहाँ पर क्यों लाए, आखिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है। जीजिया तो अपनी बहन को समझाते हुए कहती है कि हाउफी बुरा आदमी नहीं है, गॉड किंग ने मुझ पर हमला कर दिया था तब हाउफी ने मेरी जान बचाई और वो मुझे यहाँ ले आया। लेकिन होंगयुन को हाउफी पर भरोसा नहीं था। वो जीजिया से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, इसलिए पैलेस मास्टर को हमेशा तुम्हारी फिक्र होती रहती है। वो यहाँ पर अपनी बहन से इसी तरह की बातें कर रही थी तभी अचानक दूसरी तरफ हाउफी को टेलीपैथी के थ्रू किन्यू का मैसेज मिला जहाँ किन्यू हाउफी से कह रहा था कि जल्दी से आ जाओ क्योंकि मेरी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है। जो सुनकर तो हाउफी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या वाकई में वो बेटा है या बेटी। ये बात हाउफी बहुत ही एक्साइटमेंट और ऊंची आवाज में कहता है। जीजिया तो दूसरी तरफ हैरान होकर हाउफी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। इन्हें तो समझ नहीं आई थी। जिस पर हाउफी ने समझाते हुए कहता है कि मेरे बड़े भाई को बेटा होने वाला है इसलिए मुझे यहाँ से चलना होगा, बाद में मैं तुम्हारे पैलेस में तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ जीजिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, हमारे पैलेस मास्टर ने पैलेस की लोकेशन किसी को भी बताने से मना किया है। जिस पर हाउफी वहाँ से जाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए अलविदा, अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ तो दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। और
ये कहती हॉफी वहाँ से चला गया। मिस ईसिया तो बस सिर्फ उसे जाता हुआ उदास होकर देख रही थी। मिस होंगयुन ये देखकर उसके सर पर टपली बजाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, इस तरह से बिला वजह भटका मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और वैसे भी तुम जानती हो ना कि तुम्हें उस लड़के के जरा करीब नहीं जाना चाहिए। ये बात हमारे पैलेस मास्टर को अच्छी नहीं लगेगी। जो सुनकर जीजिया बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और वो हाउफी को याद करते हुए कह रही थी कि हाउफी अलविदा, अगर किस्मत में हुआ तो हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू के यूनिवर्स में मौजूद सिसुआन पैलेस पर आ गया, जहाँ पर हम मास्टर किंडी, किन्यू के भाई और किन्यू के दोस्तों के साथ साथ किन्यू को भी देखते हैं। ये सब लोग मिस यांगली के कमरे के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किन्यू से तो और ज्यादा रहा नहीं जा रहा था। वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे अंदर जाकर देखना होगा कि यांगली ठीक भी है या नहीं। तभी अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। किन्यू ये आवाज सुनकर फर्स्ट से अंदर की तरफ भागता भागता आकर मिस बाइलिंग से मिलता है, जहाँ वो बाइलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या यांगली ठीक है या नहीं। जिस पर बाइलिंग मुस्कुराते हुए किन्यू को कांग्रेचुलेशन बोलकर कहती है कि माँ और बेटा दोनों ही बिल्कुल सेफ है। जो सुनकर तो किन्यू के साथ साथ उसकी फैमिली में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब लोग खुश हो रहे थे। किन्यू का फादर कह रहा था कि आज तो मैं ग्रैंडफादर बन गया, जबकि किन्यू भागता भागता कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे मिस यांगली देखने को मिलती है। उसके हाथ में किन्यू का बेटा भी मौजूद था, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। मिस यांगली किन्यू से सवाल करते हुए पूछती है कि हम अपने बेटे को क्या नाम देंगे, जिस पर किन्यू नाम रखते हुए कहता है कि इसका नाम होगा किन्सी। जो नाम सुनकर तो मिस यांगली मुस्कुराते हुए कहती है कि ये नाम अच्छा है। इसके बाद वो बहुत ही प्यार से किन्सी की तरफ देखते हुए कहती है कि इतने सालों तक मेरे पेट में रहने के बाद आखिरकार किन्सी तुम बाहर आ ही गए। लेकिन किन्सी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा था, उसमें कुछ तो अलग बात होनी चाहिए थी। किन्यू किन्सी की तरफ देखकर कहता है कि किन्सी चलो बेटा पापा कहकर पुकारो। जिस पर मिस यांगली कहती है कि किन्यू क्या तुम पागल हो चुके हो, ये अभी छोटा सा बच्चा है, अभी अभी तो पैदा हुआ, भले ये बात कैसे करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू की बात बिल्कुल सही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्सी पहली बार तुतलाती हुई आवाज में पापा कहकर पुकारता है। ये सुनकर तो वो दोनों ही खुश हो गए थे। किन्यू उसके बाद अपने बेटे से कहता है कि अब मामा कहो, और हम देखते हैं कि किन्सी मामा भी कह देता है। जो सुनकर तो किन्यू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो समझ चुका था कि उसका बेटा किन्सी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि वो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी में ही कई सदियां लग चुकी है। इसके बाद किन्यू अपने पास से वही फ्लेम और बाहर निकाल लेता है जो कि किन्यू को एक सेलेस्टियल गॉड ने दिया था उसके बेटे के लिए, और ये फ्लेम और भी बाहर आते साथ ही यहाँ पर किन्सी के खून का एक कतरा अपने अंदर खींच लेता है। यानी कि सोर्स फ्लेम ऑर्ब ने किन्सी को अपने मालिक के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, जो देखकर तो किन्यू हंसने लगा और वो उस फ्लेम ऑर्ब को किन्सी की बॉडी के अंदर बेचते हुए कहता है कि अब से किन्सी ये फ्लेम ऑर्ब भी तुम्हारे साथ ही धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। इसके बाद हमें आगे कुछ सालों का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्सी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था। किन्यू उसे बहुत ही प्यार से बड़ा कर रहा था। एक दिन किन्सी अपने फादर के साथ रेस लगा रहा था, जिससे किन्सी ने जीत भी लिया और वो गलती से यहाँ पर एक बीस्ट के स्टैचू से टकरा गया, जिसे देखते ही वो डर के मारे वापस अपने फादर के गोद में भाग आता है। किन्सी तो इतना सारा डर चुका था कि वो रोने लगा है। किन्यू उसे संभालते हुए कहता है कि डरो मत, वो बस नकली बीस्ट है, जिस बीस्ट के साथ मेरी बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई है। ये कहती किन्यू अपने बचपन के उन दो दोस्तों को भी याद करता है, जो कि किन्यू के सबसे पहले दो दोस्त थे। उन्हें याद करने के बाद किन्यू यहाँ पर अपने बेटे किन्सी को उसी बीस्ट की तरफ लेकर जाते हुए कहता है कि आज के दिन फादर तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करेगा। चलो बेटा किन्सी अपनी काबिलियत मुझे भी दिखाओ। ये कहती किन्यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट स्टैचू को जिंदा कर देता है, जो कि बहुत ही खौफनाक लग रहा था। इवन की किन्सी भी उसे देखकर घबरा रहा था, इसलिए किन्यू उसे थोड़ा सा कम खौफनाक बना देता है। लेकिन किन्यू ने उनकी तादाद ज्यादा कर दी थी। वो यहाँ पर उस तरह के टोटल 3 बीस्ट बना चुका, जिनसे फाइट करने के लिए तो किन्सी खुशी खुशी मैदान में आ जाता है। यहाँ पर उन तीनों बीस्ट ने किन्सी को अंदर की तरफ घेर लिया था और वो एक साथ ही किन्सी पर हमला कर देते हैं। मगर किन्सी की मूवमेंट बहुत ही तेज थी। वो फन से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट गया। साथ ही साथ वो अपने फ्लेम ब्लो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लेम अटैक से उन पर हमला भी कर देता है। यानी कि किन्सी के पास फ्लेम एबिलिटी है। हम देखते हैं कि किन्सी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने 2 बीस्ट को तो हरा दिया था। मगर ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो तीसरी बीस्ट के बारे में भूल ही चुका था, जो कि पीठ पीछे यहाँ किन्सी पर हमला करने वाला था। लेकिन किन्यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फन से उसे हवा में फ्रीज कर देता है, जिस पर किन्सी तो काफी घबरा गया था। वो यहाँ किन्यू की गोद में आकर आंसू बहाते हुए कहता है कि मैं हार गया, जिस पर किन्यू उसे अपने कंधों पर बिठाते हुए कहता है कि हारने में कोई भी शर्म नहीं। जब तक तुम हार हार कर गिरोगे नहीं तब तक तुम्हें मालूम कैसे होगा कि तुम कितना ऊंचा उड़ सकते हो।
ये सब कहते हुए किन्यू किन्सी को लेकर वापस चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिला, जहाँ किन्सी एक खिलौने के साथ खेल रहा था और वो अपने डैड से कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ही ताकतवर बनूंगा और आप लोगों के लिए इससे भी ज्यादा बड़ा पैलेस बनाऊंगा। किन्यू भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक आसमान में उससे चमकती हुई एक रोशनी दिखाई थी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड था, जो कि एक बार फिर से किन्यू से मिलने के लिए आ चुका है। और वो किन्यू के सामने आते हुए कहता है कि किन्यू मिले हुए काफी अरसा हो गया। और इसी के साथ आसमान में दोबारा से रोशनी चमकने लगी, जिसे देखकर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब ये दूसरा आदमी कौन है। जिस बंदे की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। हम देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल समन हो गया, जिस ब्लैक होल के पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि एक आदमी धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। और इस आदमी का नाम था लिन मिंग। लिन मिंग सेकंड यूनिवर्स क्रिएटर है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम हो तो लिन मिंग का असली नाम लिन ली बारूच है, जो कि कोइलिंग ड्रैगन सीरीज का मेन कैरेक्टर है। अगर अभी तक आप लोगों ने कोइलिंग ड्रैगन सीरीज नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा, जाकर देख लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन मिंग काफी जरा कूल था। उसके आते साथ ही अचानक से आसपास का स्पेस चेंज होने लगा। उसके हर एक चलते कदम के साथ स्पेस रिपल क्रिएट हो रहे थे, जिसे महसूस करके किन्यू भी हैरान होते हुए कहता है कि ये आदमी बहुत ही जरा टेरिफाइंग ऑरा रखा है और इस तरह के ऑरा को मैं पहले भी सेंस कर चुका हूँ। उस एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर मौजूद जो रिलीफ डोर थी उसके अंदर ऐसा ही ऑरा मौजूद था, यानी कि उस रिलीफ डोर को किसी और ने नहीं बल्कि लिन मिंग ने बनाया है। इनसे पहले तो लिन मिंग को देखकर चुप रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मिंग किन्यू के सामने आकर कहता है कि हेलो, मेरा नाम लिन मिंग है। जो सुनकर किन्यू फौरन से यहाँ सीनियर लिन मिंग और फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड को ग्रीट करता है। इस पर फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड किन्यू को बताता है कि ये मेरी टीचर है और ये तुम्हें पर्सनली कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर तो किन्यू और भी जरा शॉक हो गया था कि ये आदमी फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड का भी टीचर है। इसी वजह से तो इसका ऑरा इतना जरा टेरिफाइंग था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मिंग यहाँ पर किन्यू से कहने लगा कि मुझे सीनियर कहकर पुकारने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे सेकंड ब्रदर कहकर पुकार सकते हो। जो सुनकर किन्यू भी खुश हो जाता है। वो बताता है कि मैं हूँ किन्यू, ये मेरी बीवी चियांगली है और ये है मेरा बेटा किन्सी। जो सुनकर तो लिन मिंग हंसते हुए कहता है कि ये बच्चा तो काफी जरा क्यूट है। साथ ही सर वो अपनी 2 उंगलियों की पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ किन्सी की बॉडी के अंदर मौजूद उसके सोर्स ओरिजिन फ्लेम पल्प को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिस चियांगली महसूस करते हुए कहती है कि किन्सी की बॉडी के अंदर मौजूद जो सोर्स फ्लेम पल्प थी वो पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी है, यानी कि किन्सी पहले से भी जरा ताकतवर हो गया। साथ ही सर हम देखते हैं कि लिन मिंग अपने पास से एक स्पीयर निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ये स्पीयर गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिसे लेकर किन्सी तो काफी जरा खुश हो गया था। दूसरी तरफ किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक टॉप टियर का होंगमिंग्स ट्रेजर है, जो कि बहुत ही जरा कीमती होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिन मिंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये तो बच्चों का खिलौना है। अगर वो इतने कीमती ट्रेजर को बच्चों का खिलौना बोल रहा है तो सोचो कि वो खुद कितना सारा टेरिफाइंग पावर रखता होगा। साथ ही साथ लिन मिंग यहाँ पर किन्यू को बताता है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए एक और खुशी की खबर भी लेकर आया हूँ, यही कि किन्यू जल्दी तुम्हारा एक दूसरा बेटा भी हो जाएगा। जो सुनकर तो किन्यू और मिस चियांगली दोनों ही काफी जरा खुश हो जाते हैं, क्योंकि किन्सी सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अगर मेरा छोटा भाई होगा तो मैं उसे अपने सारे खिलौने खेलने के लिए दूंगा। ये सुनकर तो लिन मिंग भी मुस्कुराने लगा। इसके बाद वो फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, मैं किन्यू के साथ अकेले में कुछ ड्रिंक्स करके आ जाऊंगा। तो सुनकर फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बिल्कुल ऐसे करता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ लिन मिंग और किन्यू को अकेले देखते हैं, जहाँ लिन मिंग किन्यू से कह रहा था कि तुम्हारा जो न्यू ब्लैक होल है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हुए होंगमिंग स्पेस में बदल गया और साथ ही साथ तुम्हारा ये न्यू यूनिवर्स बन गया। इस पर तो किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको मेरी न्यू यूनिवर्स के बारे में इसका मतलब कि शुरू से सब कुछ मालूम था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई मेरे इस न्यू यूनिवर्स के बारे में जानता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए थे, जहाँ वाइन एंजॉय करते हुए किन्यू लिन मिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि सेकंड ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि अगला न्यू एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड कौन बनेगा? जिस पर लिन मिंग किन्यू को बताता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर गॉड किंग हो, सिर्फ वही बंदा एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन सकता है जिसने इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हो। जो सुनकर तो किन्यू और जरा हैरान हो गया था और वो लिन मिंग से सवाल करते हुए पूछता है तो इसका मतलब कि जो एक्सल्टेड सेलेस्टियल बैटल है उसका कोई मतलब नहीं। जिस पर लिन मिंग किन्यू को बताता है कि नहीं, उसका भी बहुत खास मतलब है। और ये कहती लिन मिंग यहाँ पर किन्यू को सीक्रेटली कुछ बताता है, जो क्या था फिलहाल हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है, जिस वजह से लिन मिंग खड़े होते हुए कहता है कि सूरज उगने वाला है, मेरे यहाँ से चलने का समय हो गया, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इससे भी ज्यादा बातें करेंगे। और ये सब कहते हुए लिन मिंग यहाँ पर किन्यू को अलविदा करके चला जाता है। पीछे की तरफ किन्यू वाइन के कप को देखते हुए सोच रहा था कि जो भी बंदा इस यूनिवर्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा वही एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनेगा, यानी कि कौन नया एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने वाला है ये इस यूनिवर्स के मास्टर पर ही डिपेंड करता है, जिस बंदे ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया। जो सब सोचकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे ही मुझे एक्सल्टेड
सेलेस्टियल गॉड की पोजीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मैं तो खुद की अलग रास्ते पर चलते हुए अपने यूनिवर्स को बनाकर उसे परफेक्शन तक पहुंचा रहा हूँ। किन्यू के ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर जीजुआन पैलेस में आ जाता है, जहाँ कुछ साल और गुजर चुके थे। हम देखते हैं कि मिस जियांगली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, जबकि किन्यू आंखें बंद करके शांति से मैदान में खड़ा था। तभी अचानक किन्सी अपने स्पेयर के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए साइड से फौरन किन्यू पर हमला कर देता है, जिसे तो किन्यू ने बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया और वो किन्सी से कहता है कि दोबारा हमला करो। हम देखते हैं कि किन्सी ने बिल्कुल वैसा सेम स्लैश टेक्निक दोबारा से इस्तेमाल करके किन्यू पर हमला करने की कोशिश की। इस बार के अटैक को भी किन्यू आसानी के साथ डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो किन्सी को बताने लगा कि तुम्हारे अटैक बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होने चाहिए, बल्कि तुम्हें अलग अलग तरह के अटैक अलग अलग डायरेक्शन से करने चाहिए, ताकि दुश्मन कभी भी तुम्हारे अगले हमले को प्रिडिक्ट ना कर पाए। जो सुनकर किन्सी तेजी के साथ मूव करते हुए फुन से किन्यू के सामने आकर हवा में कहता है कि ठीक है फादर, आप ये स्पेल देखकर बताएं कि ये अटैक कैसा है। जो कहते हैं किन्सी ने हवा में एक ब्लू फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जिसमें से फ्लेम अटैक निकलते हुए किन्यू पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी किन्यू आसानी के साथ उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। तभी यहाँ पर सेबल भी आ जाता है। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर किन्सी से कहता है कि बेशक तुम्हारी फ्लेम काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें अपने निशाने को भी ठीक करना होगा। अगर तुम प्रिसाइज अटैक नहीं करोगे तो तुम्हारी फ्लेम की ताकत का कोई फायदा नहीं। जो सब कहते हुए किन्यू इसी तरह से किन्सी को लगातार सिखा रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्सी एक बार फिर से हवा में जंप करते हुए यहाँ फ्लेम फिनिक्स अटैक रेडी करके किन्यू पर हमला करते हुए कहता है कि अब ये अटैक देखे। जिस फ्लेम फिनिक्स अटैक को तो किन्यू झापड़ मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो किन्सी से कहने लगा कि हाँ ये अटैक बेहतर था, लेकिन तुम इसे जरा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक हेवनली गॉड लेवल पर पहुंच चुके हो। किन्सी अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करके काफी खुश था और वो अपने फादर से कहता है कि बड़े होकर मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनूंगा। जो सब कहते हुए किन्सी अपनी मॉम की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सेबल परेशान होते हुए किन्यू के सामने आ गया था, जिसे देखकर किन्यू सवाल करते हुए कहता है कि सेबल क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। इस पर सेबल जवाब देते हुए कहता है कि हाफी को कुछ अता पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मैं उसकी तलाश करता हूँ। और ये कहते हैं किन्यू ने पूरे के पूरे डिवाइन रेल्म को स्कैन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ब्लड सी पर आ जाता है, जहाँ पर हाफी जीजिया से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन जीजिया तो रुक ही नहीं रही, बल्कि वो अपनी बहन होंगयुन के साथ मिलकर हाफी से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पर मिस होंगयुन अपने रिबन का इस्तेमाल करते हुए हाफी को जकड़कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाफी ने खुद को आजाद कर लिया और वो आखिरकार जीजिया के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो जीजिया से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या तुम इस तरह मुझसे भाग क्यों रही हो। आखिरी बार मैं जब तुम्हें अलविदा करके गया था तब तक तो सब कुछ ठीक था। मिस जीजिया हाफी को कुछ नहीं बताती, वो बस उससे कहती है कि मुझे बुला दो, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन हाफी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, आखिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। जिस पर मिस होंगयुन अपने हाथ पर लगा हुआ एक मार्क उसे दिखाते हुए बताती है कि हम लोग ब्लड सी पैलेस के हैं, हमारे पास आजादी नहीं। अगर पैलेस मास्टर को इस बारे में मालूम हो गया तो वो बहुत गुस्से होगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। लेकिन दूसरी तरफ हाफी तो टेरा एक जिद्दी इंसान, वो अपने स्टाफ को बाहर की तरफ निकालते हुए गुस्से के साथ कहता है कि ब्लड सी पैलेस से डरती है मेरी जूती, मुझे किसी से डर नहीं लगता, जो भी मेरे और जीजिया के बीच आएगा मैं उसे मार डालूंगा। और ये कहती हुए एक पावरफुल अटैक ब्लड सी पर चल देता है, जिसके साथ अंदर से एक आवाज सुनाई देती है कि बदतमीज क्या तुम मरना चाहती हो। ये आवाज ब्लड सी पैलेस मास्टर की थी, जो कि फनस से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाती है और हमें जानने को मिलता है कि असल में ये कोई और नहीं बल्कि ब्लड सी क्वीन है, जिससे पहले भी किन्यू एक बार मिल चुका था। मिस जीजिया और मिस होंगयुन तो यहाँ पर ब्लड सी पैलेस मास्टर को देखकर फनस से उसे ग्रीट करती है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन को उन दोनों पर गुस्सा रहा था, क्योंकि उन दोनों ने रूल्स ब्रेक किए हैं किसी बाहर के बंदे को यहाँ पर लाकर, और इसलिए वो उन्हें पनिश करने के लिए उन पर एक वेव अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ हाफी उन्हें बचाकर साइड पर ले आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू और सेबल भी दूर से ये सब देख रहे थे, जहाँ पर सेबल कह रहा था कि ये ब्लड सी क्वीन तो काफी जरा खतरनाक ओपिनियन लगती है। किन्यू चूंकि ब्लड सी क्वीन को पहचानता था और वो याद करता है कि कैसे पिछली बार इससे मेरी मुलाकात हुई थी और ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर रही है, तो इसका मतलब कि हाफी की जान खतरे में है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाफी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो भी फुल एटीट्यूड के साथ कह रहा था कि अच्छा तो तुम हो वो बेवकूफ ब्लड सी क्वीन जो कि मेरे और जीजिया के बीच आ रही है। ये सुनकर तो जीजिया घबराते हुए फरज से अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और साथ ही साथ हाफी को भी। हाफी बहुत ही बड़बोला है, वो नहीं जानता कि वो क्या बात कर रहा है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। जो सुनकर ब्लड सी क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा मैं समझने की कोशिश करूं, पहले तो तुम दोनों ने रूल्स ब्रेक किए, तुम दोनों की जान ऑलरेडी खतरे में, और फिर तुम इस आउटसाइडर के लिए मुझसे भीख मांग रही हो। लगता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था तुम वो सब भूल गए। और ये कहते साथ ही ब्लड सी क्वीन गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करने लगी, और चूंकि वो गॉड किंग के थर्ड
ब्लड्स टाइप की कल्टिवेटर थी, तो इसलिए उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिसे महसूस करके तो हाफी भी परेशान हो गया। अब उसे थोड़ा बहुत समझ आने लगा था कि उसका सामना किससे हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन कहती है कि जीजिया, तुमने एक आउटसाइडर के साथ प्यार करने की गलती की, इसकी सजा सिर्फ मौत है, तुम्हें तो मौत मिलेगी। और होंगयुन, तुम इस बात को जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने इस बारे में रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हें भी 1000 साल के लिए कैद किया जाएगा। यही तुम्हारी वार्निंग और सजा है। चलो अब तुम दोनों अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है ब्लड सी क्वीन अपने रिबन को उन दोनों को जकड़ने के लिए बेच देती है, लेकिन हम देखते हैं कि हाफी फन से सामने की तरफ आते हुए अपने स्टाफ के अटैक से उस रिबन को ब्लॉक कर देता है। सती सर वो कह रहा था कि मेरे होते हुए मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इन्हें यहाँ से कैसे लेकर जाती हो। और ये कहती वो फौरन अपने स्टाफ से ब्लड सी क्वीन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर तो ब्लड सी क्वीन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके अटैक को काफी आसानी के साथ ब्लॉक करके उसे सिर्फ एक ही उंगली की पावर से पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही सर वो कह रही थी कि तुम आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, मैं तुम्हारे बारे में भूली नहीं हूँ, तुम भी मरोगे। तुमने आखिर ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक चींटी पूरे दरख्त को हिलाने की कोशिश कर रही हो। जो सब कहते हो ब्लड सी क्वीन ने यहाँ पर फन से अपने ब्लड स्लीव्स को समन कर लिया था, जिनमें से 2 हाई ग्रेड के हेवनली गॉड ब्लड सर्वेंट्स को हाफी पर हमला करने के लिए भेज देती है। और उसे लग रहा था कि वो लोग आसानी के साथ हाफी को जान से मार डालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाफी तो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उन दोनों हेवनली गॉड्स को जान से मार चुका। जो देखकर तो ब्लड सी क्वीन भी सरप्राइज हो गई थी। वो हैरान होती हुई कहती है कि ये सिर्फ एक हाई ग्रेड के हेवनली गॉड है, फिर इसने अकेले उन दोनों को कैसे हरा दिया, कहीं ये उस स्टाफ की वजह से तो नहीं। जो कहते हुए उसकी नजर उस स्टाफ पर पड़ गई थी जिसे हाफी इस्तेमाल कर रहा है। और ये स्टाफ अगर आप लोगों को याद हो तो हाफी को उसके बड़े भाई यानी कि किन्यू ने दी है, जिसमें तो ब्लड सी क्वीन भी इंटरेस्टेड हो गई थी। वो समझ गई थी कि ये एक फर्स्ट ग्रेड का सोल ओरिजिन ट्रेजर है, इसलिए वो अपनी गॉड किंग लेवल के ब्लड स्लेव को फौरन से हाफी पर अटैक करने के लिए भेज देती है, जिसका मुकाबला भी अपने स्टाफ के साथ हाफी बराबरी से कर रहा था। ये देखकर ब्लड सी क्वीन गुस्सा होते हुए कहती है कि अब यू खेलना बंद करो और मेरे स्लेव फौरन से इस लड़के को जान से मारकर इसके स्टाफ को मेरे पास ले आओ। जो सुनकर वो गॉड किंग लेवल का ब्लड स्लेव भी अब सीरियस हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हाफी से फाइट करने लगा। इन दोनों के दरमियान काफी तेज और खतरनाक फाइट चल रही थी, जो देखकर जीजियान को भी अब हाफी की फिक्र होने लगी। इसलिए वो अपने मास्टर से भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज हाफी को जाने दीजिए, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन को तो उस फर्स्ट ग्रेड के सोल ओरिजिन ट्रेजर में इंटरेस्ट था, इसलिए वो फौरन से अपने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही हाफी को फ्रीज कर देती है और कहने लगी कि लड़के तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अफसोस तुम्हें इतनी कम उम्र में मरना पड़ रहा है। ये कहते हुए ब्लड सी क्वीन अपने गॉड किंग लेवल के ब्लड स्लेव को उसे मारने का ऑर्डर देती है। जो सुनकर जीजियान चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं प्लीज रुक जाइए, पर चूंकि वो ब्लड स्लेव नहीं रुकने वाला था और वो अपनी तलवार से अभी हाफी पर जानलेवा हमला करने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि जीजिया तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उस अटैक के सामने आ गई, जहाँ पर पहले जीजिया की जान जाती है और उसके बाद हाफी की। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक उस ब्लड स्लेव का अटैक हवा में ही फ्रीज हो गया, जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। हम देखते हैं कि किन्यू हीरो की एंट्री के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गॉड किंग लेवल के ब्लड स्लेव को फौरन से पीछे की तरफ पुश कर चुका। हाफी भी अब यहाँ टाइम स्टॉप से आजाद हो जाता है और वो यहाँ जीजिया से कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, ये तो अच्छा हुआ कि मेरा भाई किन्यू सही टाइम पर आ गया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन भी यहाँ पर किन्यू को पहचान लेती है और वो कहती है कि तुम तो वही हो ना जो कि मेरी टाइम स्टॉप से बच चुके थे, किसने सोचा था कि तुम यहाँ पर दोबारा आने की बेवकूफी करोगे। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्यू कहता है क्या चाहते हो, तुम हो ब्लड सी क्वीन, यहाँ की महारानी। ब्लड सी क्वीन किन्यू से कहता है कि अगर तुम हार मान लेते हो और तुम्हारा भाई उसके हाथ में मुझे स्टाफ मेरे हवाले कर देता है तो उसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कभी भी कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो बिना तुम्हारी मर्जी के भी जा सकता हूँ। जिस पर ब्लड सी क्वीन को भी अब गुस्सा आ गया। वो धीरे से खड़े होते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्ट्री सिटी के लॉर्ड हो, अगर तुम यहाँ से बच के भी चले गए तब भी मैं तुम्हारी सिटी आऊंगी और तुम्हारे पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर दूंगी। जो सुनकर किन्यू कहता है कि क्यों ना हम आपस में एक शर्त लगाए, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम जीजिया और साथ ही साथ होंगयुन को भी आजाद कर दोगी। जिस पर ब्लड सी क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है कि और अगर तुम मुझे ना हरा पाए और मैंने तुम्हें हरा दिया तब क्या तुम ये फर्स्ट ग्रेड का सोल ओरिजिन ट्रेजर मुझे दे दोगे। जो सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम इस फर्स्ट ग्रेड के सोल ओरिजिन ट्रेजर के पीछे हो। जिस पर ब्लड सी क्वीन मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ भला मैं इस ट्रेजर के पीछे क्यों ना पड़ूं, इसके होते हुए मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल बैटल में हिस्सा ले सकती हूँ और मुझे किसी
से भी डरना नहीं होगा, मैं सबका मुकाबला कर पाऊंगी। जो सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें ये टॉप ग्रेड का सोलो रीजन ट्रेजर नहीं बल्कि एक दूसरा टॉप ग्रेड का सोलो रीजन ट्रेजर दे दूंगा। जो सुनकर ब्लड सी क्वीन गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं यकीन कर लूं कि तुम्हारे पास एक और टॉप ग्रेड का सोलो रीजन ट्रेजर होगा। ये कहती वो अपने स्पीयर को लेकर फिर से किन्यू पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर किन्यू आइस ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर ब्लड सी क्वीन गुस्सा होते हुए एक ब्लडी वाटर टोर्नेडो क्रिएट कर देती है जिसने उसे आइस ट्रैप से आजाद कर दिया था। साथ ही वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे रोक सकते हो। जो बोलती वो अपने ब्लडी टोर्नेडो को फिर से किन्यू की तरफ भिजवा चुकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी अपने सामने एक आइस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ब्लड सी क्वीन किन्यू से ये देखकर कहती है कि क्या बस सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो। जो सुनकर किन्यू फिर से अपने सेलेस्टियल स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि नहीं, ये तो बस सिर्फ शुरुआत थी। जो सुनकर दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन यहाँ पर किन्यू के हाथ में जब एक दूसरे टॉप ग्रेड के सोलो रीजन ट्रेजर को देखी है तो उसकी लालच और जरा बढ़ गई। वो पानी के अंदर से एक डिवाइन थ्रेशोल्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला कर सके। लेकिन किन्यू उस पावरफुल डिवाइन थ्रेशोल्ड को भी आसानी के साथ अपने सेलेस्टियल स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करके डिफ्लेक्ट कर देता है, जिस पर ब्लड सी क्वीन कहने लगी कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, अब मुझे सीरियस होना होगा। और ये कहती वो धीरे धीरे से पानी के अंदर जाने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्लड सी का इस्तेमाल करते हुए अपनी इटर्नल बॉडी आर्ट टेक्निक क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो चुकी है। इटर्नल बॉडी आर्ट टेक्निक क्रिएट करने के बाद ब्लड सी क्वीन ने अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक किन्यू की तरफ चल दिया था। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ किन्यू फिर से अपने क्लोन को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जिसने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। ब्लड सी क्वीन भी किन्यू के क्लोन को देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास एक क्लोन भी है, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहती वो अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैश अटैक उन दोनों पर चलना शुरू कर देती है, जिन मल्टीपल स्लैश अटैक और साथ ही साथ 1000 ब्लड सोर्ड आर्ट टेक्निक को यहाँ पर किन्यू और उसका क्लोन पूरी तरीके से तेजी से मूव करते हुए डॉज कर रहे थे। पर इसी दौरान हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन जो कि यहाँ ब्लड सी के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, तभी अचानक ब्लड सी क्वीन चाल चलते हुए फिर से पानी के अंदर से एक बड़ा सा ब्लड पाम बाहर की तरफ समन कर चुकी, जो कि किन्यू के क्लोन को जकड़ते हुए ब्लड प्रिजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ब्लड सी क्वीन को लग रहा था कि उसने किन्यू के क्लोन को पकड़ लिया है, अब तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किन्यू के क्लोन के पास फ्रीजिंग एबिलिटी है, वो अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रीजन को फ्रीज करके फिर से शटर करते हुए बाहर की तरफ आ गया और साथ ही साथ वो आइस क्रिस्टल अटैक जनरेट करते हुए फिर से ब्लड सी क्वीन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए ब्लड सी क्वीन अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर बना चुकी थी। साथ ही साथ वो कहती है कि ये चीप अटैक, मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये कहती हुए किन्यू के क्लोन को पीछे की तरफ धकेल देती है, लेकिन मजा तो तब आया जब हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन इस पूरे के पूरे समंदर को फ्रीज करते हुए साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन को भी जकड़ लेता है, जिस पर ब्लड सी क्वीन गुस्से से आग बबूल होते हुए अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए फिर से खुद को अनफ्रीज कर देती है। साथ ही साथ वो अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के क्लोन पर लगातार अटैक पर अटैक करने लगी। किन्यू का क्लोन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए अपने पंच को रेडी करके धीरे धीरे से यहाँ ब्लड सी क्वीन की तरफ बढ़ता जा रहा था और जैसे ही वो ब्लड सी क्वीन के करीब आया, ये देखकर ब्लड सी क्वीन भी दूसरी तरफ अपने पंच को तैयार करके पूरी ताकत से यहाँ किन्यू के क्लोन के साथ टकरा गई। इन दोनों का ये टकराव बहुत ही जरा खतरनाक था, जिसके प्रेशर से हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन और साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए, जहाँ पर पीछे आते हुए हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन तो धीरे धीरे करके गायब हो गया, जबकि साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन की इटर्नल बॉडी भी शटर होते हुए पूरी तरीके से खत्म हो गई। वो दोबारा अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पर वो हंसते हुए किन्यू से कह रही थी कि किन्यू तुम्हारा ये क्लोन इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं, लेकिन फिर भी मैं इम्प्रेस हुई। किन्यू का क्लोन जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका था, किन्यू से वापस अपनी बॉडी में रख लेता है। दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन किन्यू से कह रही थी कि किन्यू तुम वाकई में काबिल हो, लेकिन इस खेल को अब यहीं पर खत्म करते हैं। जो कहते हुए ब्लड सी क्वीन ने फिर से अपने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू और उसके भाई दोनों को ही फ्रीज कर दिया था, जो कि गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर की पावरफुल टेक्निक होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू आसानी के साथ उसके टाइम स्टॉप को शटर करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आ गया। साथ ही साथ वो अपना प्रेशर ब्लड सी क्वीन पर लगाना शुरू कर देता है, जो देखकर तो ब्लड सी क्वीन भी सरप्राइज हो गई थी कि आखिर तुम मेरी टाइम स्टॉप को कैसे तोड़ सकते हो, ये वाकई में इम्पॉसिबल है, लेकिन चलो ठीक है मैं भी देखती हूँ। ये कहते हुए फिर से पानी के अंदर जम कर देती है। साथ ही साथ वो कह रही थी कि मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मेरी इस अटैक को कैसे हैंडल करते हो। ब्लड सी क्वीन की ये कहती है, अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड कलर के थंडर चमकने लगे, कुछ टेरिफाइंग होने वाला था। किन्यू ने भी ये सेंस कर लिया था, इसलिए वो हाफी से कहता है कि तुम इन दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। जो सुनकर अंदर की तरफ से ब्लड सी क्वीन आवाज देते हुए कहती है कि आखिर यहाँ से भागने का क्या फायदा होगा, वैसे भी इन दोनों लड़कियों की बॉडी पर मेरे ब्लड सी पैलेस का मार्क है, जिसकी वजह से ये दोनों चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर क्यों ना छुप जाए, मैं सिर्फ एक थॉट के साथ इन दोनों को जान से मार सकती हूँ। जो सुनकर तो किन्यू और भी जरा परेशान हो गया था।
वो अपने मन में परेशान होते हुए कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ इससे पहले कि मैं ब्लड सी क्वीन को रोक सकूं। वो इन दोनों लड़कियों को चांस से मार डालेगी, इसलिए किन्यू ऊंची आवाज में कहता है कि ब्लड सी क्वीन रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जो सुनकर ब्लड सी क्वीन कहती है तो क्या तुम वो टॉप ग्रेड का सोल ओरिजिन ट्रेजर मुझे देने के लिए तैयार हो। इससे पहले कि किन्यू यहाँ पर हाँ कह पाता तभी अचानक ऊपर आसमान से एक आवाज सुनाई देती है जो कि ब्लड सी क्वीन को जूयुन कहकर पुकारते हुए कह रहा था कि जूयुन प्लीज किन्यू और हाउफी के लिए बिला वजह मुश्किलें मत खड़ी करो, उसे इन लड़कियों के साथ यहाँ से जाने दो। जो कहती हुई आवाज यहाँ से गायब हो गई। इस आवाज को सुनकर तो ब्लड सी क्वीन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो इमोशनल होते हुए कहता है कितने अरसे बाद तुमने मुझसे सिर्फ बात की और बात भी की तो सिर्फ यही। असल में ये आवाज किसी और के नहीं बल्कि अनफेदर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड की थी जिसका अपना नाम याओ याओ है। वो ब्लड सी क्वीन का मास्टर भी है और साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन उससे प्यार करती है। ब्लड सी क्वीन यहाँ पर किन्यू से कहती है कि किन्यू अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी जब तक तुम मेरे मामलों में टांग ना अड़ाओ। तुम अपने भाई के साथ यहाँ से जा सकते हो और साथ ही साथ जीजिया और होंगयुन को भी लेकर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से वो दोनों भी आजाद है। जो कहती ब्लड सी क्वीन हवा में एक पोर्टल बनाते हुए वहाँ से चली गई। पीछे की तरफ जीजिया और होंगयुन के हाथ से भी मार खट जाता है जो देखकर हाउफी हैरान होते हुए अपने भाई से सवाल करते हुए पूछता है कि किन्यू आखिर ये सब हुआ क्या। अचानक से उसका माइंड कैसे बदल गया। जो सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी नहीं जानता, पर अच्छी बात यह है कि अब तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर तो जीजिया और हाउफी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए खुश हो रहे थे। हाउफी बहुत ही प्यार से जीजिया के पास आकर उसे गले लगा लेता है। जो देखकर किन्यू हाउफी से कहता है कि हाउफी लगता है कि तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना होगा, मुझे तुम दोनों की सारी कहानी जाननी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन सीजुआन पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर किन्यू मास्टर जियांगलिन के साथ मौजूद था और वो मास्टर जियांगलिन को बता रहा था कि कल के दिन ब्लड सी क्वीन के साथ फाइट करते हुए मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया कि ब्लड सी क्वीन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इवन कि वो असुरा गॉड किंग जितनी पावरफुल होगी। क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्लड सी क्वीन का ओरिजिन क्या है? जिस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि ब्लड सी क्वीन का नाम है जूयुन और वो एक लड़के याओ याओ गॉड किंग के साथ हुआ करती थी। इन दोनों ने ही पिछले एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड कंपटीशन में हिस्सा लिया था जहाँ पर इन दोनों को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा और उस कंपटीशन के बाद से जूयुन पूरी तरीके से गायब हो गई थी। जो सुनकर किन्यू कहता है तो इसका मतलब कि उस टाइम जिसने जूयू से हम लोगों को छोड़ने को बोला था वो कोई और नहीं बल्कि याओ याओ अनफेदर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर अनफेदर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड हमारी मदद क्यों कर रहा था? जिस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल फर्स्ट ट्रेजर अपीयर होने वाला है, इसलिए 3 दिन बाद मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन वापस जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग लापरवाह नहीं हो सकते। जो सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, आपको वहाँ पर जैसी भी मेरी मदद चाहिए होगी मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ एम्परर और जियांग एम्परर भी यहाँ पर इसी बारे में प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि वो भी जानते थे कि फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर अपीयर होने वाला है जहाँ जाओ एम्परर जियांग एम्परर को एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने में मदद करेगा और एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने के बाद जियांग एम्परर किन्यू को जान से मारकर जियांगली को उससे अलग करते उसकी शादी जाओ जियान से करा देगा। बस जाओ एम्परर की सिर्फ यही शर्त थी जिस पर जियांग एम्परर भी एग्री करता है और साथ ही साथ वो जाओ एम्परर को अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि असुरा गॉड किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसके साथ फाइट करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। हम लोगों को पहला ट्रेजर उसके हवाले कर देना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग सेकंड और थर्ड ट्रेजर को आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे और हमारे रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट होगी और वो होगा किन्यू। जिस पर जाओ एम्परर कहता है कि फिक्र मत करो, किन्यू जल्दी ही मरने वाला है, उसे एक ऐसी बदतरीन मौत मिलेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पर हम मास्टर जियांगलिन, मास्टर यी फेंग और साथ ही साथ में जू क्यूलिन को देखते हैं जो कि तीनों ही ध्यान लगाकर फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर के अपीयर होने का इंतजार कर रहे थे। तभी किन्यू मास्टर जियांगलिन से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहता है कि फर्स्ट ट्रेजर अपीयर होने वाला है, लेकिन मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर ब्लड सी क्वीन को सेंस नहीं कर पा रहा। आप लोगों को जरा सावधान रहना होगा, हम जरा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो यहाँ पर आई क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास टॉप ग्रेड का ओरिजिन सोल ट्रेजर नहीं है, इसी वजह से उसने एक्सल्टेड सेलेस्टियल कंपटीशन के अंदर कॉम्पीट करना ही बंद कर दिया। जिस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर मौजूद बाकी के पावर हाउसेस से हमें जरा संभल कर रहना होगा क्योंकि उनकी इरादे भी अनक्लियर है। दूसरी तरफ मास्टर यी फेंग यहाँ मास्टर जियांगलिन से कहता है कि जब से एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन अपीयर हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि जियांग एम्परर और जाओ एम्परर दोनों मिलकर बारी बारी करके हर एक पावर हाउस के पास जाते उनके साथ लंबी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर उनका इरादा क्या है। जो सुनकर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि पहले भी जब मैरिज सेरेमनी का टाइम था तब मेरे बड़े भाई ने किन्यू को एक्सेप्ट नहीं किया, वो अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि उसने जाओ जियान को चूज किया, जिससे ही मैं समझ चुका था कि वो अगला एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनना चाहता है, इसलिए वो बारी बारी जाकर उन सबसे बात कर रहा है। जो सब सुनकर मास्टर यी फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि किन्यू और मिस जियांगली दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, अब तो यकीनन
लेकिन जैंग फान यानी कि जैंग एम्परर को काफी ज्यादा अफसोस होता होगा। दूसरी तरफ किन्यू भी यहाँ मास्टर जैंगलिन से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर जैंगलिन, क्या आप लोगों को मेरी मदद चाहिए, मैं भी वहाँ पर आ जाऊँ। जिस पर मास्टर जैंगलिन जवाब देते हुए कहता है कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, लेकिन अगर ये खजाना मेरी किस्मत में नहीं तो मैं बिला वजह जोर नहीं लगाऊंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम वही घर पे रुककर जियांगली का ख्याल रखो। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि असल में जाओ एम्परर और जियांग एम्परर बारी बारी जाकर हर एक पावर हाउस के साथ क्या बात कर रहे थे, जहाँ इन दोनों ने डुअल डोमेन आइलैंड के मास्टर वू और साथ ही साथ मास्टर यिन से भी बात कर ली थी। और मास्टर वू कहता है कि हाँ, सूरज गॉड किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हमारी डुअल डोमेन आइलैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है, और चूंकि हम सब लोगों ने अलायंस बना ली है तो हम किसी भी हाल में तीनों एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर उसे हासिल करने नहीं देंगे। इससे हमें सारी कहानी समझ आ गई थी। जैंग एम्परर जानता रहा कि असुरा गॉड किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने सारे पावर हाउसेस के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम सबको अलायंस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर हमने असुरा गॉड किंग को रोका नहीं तो वो सारे एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स हासिल कर लेगा और हम उसका अकेले अकेले कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम सबको एक साथ काम करना है। इसी तरह करते करते इन लोगों ने वहाँ पर मौजूद सारे गॉड किंग को इस बात के लिए मना लिया था, जिसके बाद जैंग एम्परर कहने लगा कि अगर इस तरीके से असुरा गॉड किंग ने पहला एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर हासिल भी कर लिया तब भी उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा और हम सब लोग सेकंड ट्रेजर के लिए कम्पीट कर पाएंगे। जिस पर जाओ एम्परर सामने की तरफ आते हुए कहता है, और जहाँ तक बात है तीसरे ट्रेजर की, तो वो मेरा फादर यानी कि थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड हासिल कर लेगा, जो कि हमें बाद में मिल जाएगा, तो उसकी भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी के लिए जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए वो बस सिर्फ आखिर में बचा है किन्यू, जो कहती है सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ असुरा गॉड किंग और उसके साथियों पर आ जाता है, जहाँ पर असुरा गॉड किंग का साथी कह रहा था कि देखिए जैंग एम्परर और जाओ एम्परर बाकी के सारे गॉड किंग्स को अपने साथ मिला रही है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे खिलाफ टीम अप करेंगे। जिस पर असुरा गॉड किंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उनकी कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी भेड़ क्यों ना आ जाए वो भेड़िया को नहीं हरा सकती, बल्कि जिसकी मुझे असल में फिक्र है वो कोई और नहीं बल्कि किन्यू है, क्योंकि किन्यू ने जैसे एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड थंडर पनिशमेंट का मुकाबला किया और उसकी पावर जो कि इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है, असल में हमें टेंशन तो उसकी लेनी चाहिए। जो सुनकर असुरा गॉड किंग का साथी यहाँ पर सवाल करते हुए पूछता है, तो आपको क्या लगता है कि किन्यू का इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा? जिस पर असुरा गॉड किंग कॉन्फिडेंटली खड़े होते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा या नहीं, हर हाल में तीनों एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स तो मेरे ही होंगे। यहाँ जब वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ वो स्पिरिचुअल कैलिड्रोन एक्टिवेट हो गया, जिसके अंदर से पहला एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर अपीयर हो जाता है और इस ट्रेजर को देखती जितने भी वहाँ पर मौजूद गॉड किंग्स थे वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ती हुई इस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिसे दूर से किन्यू भी देख रहा था और वो कहता है कि जैसे ही पहला एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर अपीयर होगा मैं जानता रहा कि उसी टाइम से गॉड किंग्स के दरमियान खून खराबा शुरू हो जाएगा। बेशक मैं इस कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे हर किसी पर नजर रखनी होगी। ये कहते हुए किन्यू उन सारे के सारे गॉड किंग्स को आपस में लड़ता हुआ देख रहा था, जिनमें से हम देखते हैं कि 8 ग्रेट एम्परर्स यहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले मामूली गॉड किंग्स को अपने रास्ते से हटा देते हैं ताकि वो लोग फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर को हासिल कर सके। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर अचानक से एक पोर्टल ओपन करते उसके अंदर चला गया, जो देखकर तो सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस पोर्टल के अंदर क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं कि शेंटू एम्परर का छोटा भाई जिसका नाम था शेंटू ली, वो जोश से सामने की तरफ आते हुए कहता है कि इस पोर्टल के पार चाहे जो मर्जी हो हर हाल में वो फर्स्ट ट्रेजर मुझे चाहिए, और ये कहती वो फन से पोर्टल के पार चला गया, जहाँ शेंटू ली को ये पोर्टल टेलीपोर्ट करके रेड अर्थ में ले आया था, जहाँ पर उसके सामने वही फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर है। इसलिए वो उस ट्रेजर को पकड़ने के लिए उसके पीछे रवाना हो गया था और थोड़ी देर के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि शेंटू ली ने उसे पकड़ भी लिया, जो फर्स्ट ट्रेजर किसी क्यूब की तरह दिखाई दे रहा था। शेंटू ली खुश होते हुए कह रहा था कि फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर अब मेरा होगा क्योंकि मैंने इसे पहले पकड़ लिया। ये सब कहते वो खुश हो ही रहा था, पर तभी अचानक साइड से यहाँ मिस टैंगलैंड यानी कि टैंग एम्प्रेस का आवाज सुनाई देता है, जो कि शेंटू ली की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि बेशक तुमने ये ट्रेजर पहले पकड़ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेजर तुम्हारा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टैंगलैंड के साथ डुआनवू एम्परर भी मौजूद था, जो कि बिल्कुल ऐसी बात करते हुए कह रहा था कि शेंटू ली तुम्हारी ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं कि तुम इस एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर को लेने के ख्वाब देख सको। इवन कि इन दोनों के पीछे पीछे मू एम्परर भी मौजूद था और ये तीनों ही हाथ धोकर शेंटू ली के पीछे पड़ जाते हैं ताकि ये लोग उससे फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर हासिल कर सके। इसके लिए वो उस पर जानलेवा हमले भी कर रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो जान से भी मारा जाए। हम देखते हैं कि जैंग एम्परर, जाओ एम्परर और शेंटू एम्परर भी यहाँ पर पीछे पीछे पोर्टल में आ चुके थे ताकि वो शेंटू ली से ये फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर हासिल कर ले, जिसकी
जिसके लिए हम देखते हैं कि जियांग एम्परर ने अपनी सोल चेन को फर्नेस से एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए शेंटू ली को जकड़ लेता है। साथ ही साथ वो उसे रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन चूंकि वो रुक नहीं रहा, इसलिए जावा एम्परर अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस से उस पर हमला करके उसे जान से मार चुका। जहाँ इन्हें जानने को मिलता है कि वो असली बॉडी नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ एक क्लोन था जिसे इन लोगों ने पकड़ा, बल्कि असली बॉडी तो अभी भी यहाँ से दूर थी, जिसके पीछे मुंह एम्परर पड़ा हुआ था। वो अपने प्लांट टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते उसे जकड़ने की कोशिश करता है। इवन कि यहाँ पर मिस टैंगलिन भी मौजूद है, जो कि अपने वाटर स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए शेंटू ली पर हमले कर रही थी। शेंटू ली भी जानता रहा कि इस ट्रेजर के लिए ये लोग उसकी जान भी ले सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी अपनी फ्लेम एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक फ्लेम टोर्नेडो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से आग की बारिश हो रही थी। पूरी की पूरी वैली में तबाही मचने लगी, इसलिए ये एम्परर्स अपनी जगह पर रुक गए और शेंटू ली को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंटू एम्परर को भी आग से डर नहीं लगता था और वो उसके बीच से गुजरते हुए शेंटू ली के पीछे पहुंच गया, जहाँ वो शेंटू ली से कह रहा था कि ये फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर मुझे दे दो। शेंटू ली उससे कहता है कि बड़े भाई, आखिर तुम्हें ये ट्रेजर मुझसे क्यों चाहिए, ताकि तुम ये उस जियांग एम्परर को दे सको ना। मैं ये ट्रेजर तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद ये एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर शेंटू एम्परर उसे समझाते हुए कोशिश करते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है, इसके साथ तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा खतरा भी आ रहा है। जो सुनकर शेंटू ली तो इस बात पर यकीन नहीं करता और वो कहता है कि पास्ट में फ्लोटिंग एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड भी बिल्कुल ऐसे ही एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन गया था। हो सकता है कि मैं भी एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन जाऊं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बने। वो भी ये सब कह रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ असुरा गॉड किंग सामने की तरफ से आते हुए उसे फौरन गर्दन से पकड़ लेता है। सर असुरा गॉड किंग ने यहाँ पर अपने टेम्पोरल स्टेटस यानी कि टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाकी के सारे गॉड किंग्स को फ्रीज कर दिया था और वो खुद अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बेरहमी के साथ शेंटू ली की जान ले लेता है, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। इवन की किन्यू भी हैरान होते हुए कह रहा था कि असुरा गॉड किंग तो बहुत ज्यादा रूथलेस है। शेंटू ली को जान से मारने के बाद असुरा गॉड किंग को फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर मिल चुका था, मगर अपने भाई को मरते हुए देखकर शेंटू एम्परर तो जोरों के साथ चिल्लाते हुए अपने भाई का नाम ले रहा है। हालांकि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। सारे के सारे 8 एम्परर्स खुद को आजाद कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ असुरा गॉड किंग इस ट्रेजर को हासिल करने के बाद फौरन अपने साथियों के साथ वहाँ से पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वापस से एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड माउंटेन चला गया, जिसकी वजह से ये सब लोग उसके टाइम फ्रीज को तोड़ते हुए खुद को आजाद कर लेते हैं। शेंटू एम्परर को तो यह असुरा गॉड किंग पर बहुत सारा गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ जियांग एम्परर कह रहा था कि हमें असुरा गॉड किंग को रोकने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा, वरना ये अलायंस यहीं पर टूट जाएगी। शेंटू एम्परर तो यहाँ अपने भाई शेंटू ली को याद कर रहा था, साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि शेंटू ली, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा, असुरा गॉड किंग तुम मरोगे। जिस पर जियांग एम्परर शेंटू एम्परर की तरफ आते हुए पहले तो अफसोस जताता है, साथ ही साथ वो कहता है कि हम तुम्हारी भाई की मौत को इस तरह से जाया होने नहीं दे सकते, बल्कि जैसा कि हमने प्लान किया था हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे। पीछे की तरफ किन्यू भी यहाँ पर परेशान हो रहा था, क्योंकि असुरा गॉड किंग ने पहला कत्ल कर दिया है और अब इसके बाद खून की नदियां बहना शुरू हो जाएगी। इसलिए किन्यू को मास्टर जैंगलिन, मास्टर यीफेंग और अपनी मिस जू क्यूलिन की फिक्र हो रही थी कि कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। किन्यू पूरे फोकस के साथ उन पर ध्यान रख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग फर्स्ट ट्रेजर को हासिल करने के बाद जैसे अपने साथियों के साथ पोर्टल का इस्तेमाल करके एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड माउंटेन वापस आया, तो तभी 2 पावरफुल अटैक फर्नेसेस सामने की तरफ से उस पर चल दिए गए, जिन्हें असुरा गॉड किंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खत्म तो कर देता है। लेकिन सामने की तरफ उसे देखने को मिला कि ये तो हुआंगफू एम्परर और पुटाई एम्परर है, जो कि अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोके खड़े थे और वह असुरा गॉड किंग से कहते हैं कि ये फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। तब तक बाकी के 8 ग्रेट एम्परर भी अपने गॉड किंग्स के साथ यहाँ पर पहुँच गए थे और इन सब ने चारों तरफ से असुरा गॉड किंग को घेर लिया था। असुरा गॉड किंग के पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। वो चारों तरफ बारी बारी करके उन सब के चेहरे देखने लगा, जहाँ पर असुरा गॉड किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि डुअल डोमेन आइलैंड वाले भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और ये कहती है असुरा गॉड किंग ने फौरन से डुअल डोमेन आइलैंड के उन दोनों मॉन्क्स पर हमला कर दिया, जिससे मास्टर वो अपनी बीड नेकलेस का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर यिन भी इसमें उसकी मदद कर रहा है और वो मास्टर वुड से कहता है कि चलो ब्रदर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि असुरा गॉड किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिस पर ब्रदर वो जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमने असुरा गॉड किंग को यहाँ पर रोका नहीं तो वो अपनी मनमानी करता रहेगा और हमें 3 एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स में से एक भी नहीं मिलेगा। इवन की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। जो कहती वो दोनों भाई यहाँ असुरा गॉड किंग के सामने टिकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो सिर्फ उनकी गलतफहमी थी। इसलिए हम देखते हैं कि एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वो दोनों पीछे की तरफ धकेलते हुए चट्टानों के साथ जा टकराए और वो खून की उल्टियां करने लगे।
जो करके तो असुरा गॉड किंग सिर्फ मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग साइड पर चले जाओ और वहीं पर मेरा इंतजार करना। जो सुनकर वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ डुआनवो एम्परर असुरा गॉड किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 8 ग्रेट एम्परर्स का इस्तेमाल करते हुए आज के दिन असुरा गॉड किंग को हम अपने रास्ते से हटा देंगे। जो सोचती वो फिर से अपने स्पेयर को असुरा गॉड किंग की तरफ तानते हुए कहता है कि असुरा गॉड किंग मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर के फर्स्ट पार्ट को हमारे हवाले कर दो। हमें बिला वजह तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर ना करो। जो सुनकर असुरा गॉड किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर का फर्स्ट पार्ट ये कितना बुरा साउंड कर रहा है। तुम लोग शायद समझ नहीं रहे कि ये कितना सारा कीमती ट्रेजर है। इसे कहते हैं माइटी स्काई सील और इसे हासिल करने के लिए जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। जो सुनकर तो सब लोग ही घबरा गए थे। तभी अचानक जियांग एम्परर यहाँ पर असुरा गॉड किंग से कहने लगा कि असुरा गॉड किंग अगर तुम कसम खाते हो कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड सेकंड एंड थर्ड ट्रेजर के लिए तुम कम्पीट नहीं करोगे तो फिर हम बिना किसी रेजिस्टेंस के तुम्हें ये माइटी स्काई सील यहाँ से लेकर जाने दे सकते हैं। जो सुनकर तो असुरा गॉड किंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा? मुझे तुम लोगों की इजाजत की क्या जरूरत? और ये कहती है असुरा गॉड किंग ने यहाँ पर अपनी ब्लड सोर्ड को समन करना शुरू कर दिया था। साथ ही सर वो कह रहा था कि एक लंबे अरसे से मैंने अपनी पूरी जान लगाकर फाइट नहीं की, लेकिन आज के दिन तुम में से जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे जान से मार डालूंगा। जो कहते हुए असुरा गॉड किंग यहाँ पर खतरनाक तरीके से अपनी ब्लड सोर्ड की एनर्जी अनलीश करने लगा। जो देखकर तो सब लोग ही घबरा रहे थे, लेकिन 8 ग्रेट एम्परर ऑफ कोर्स उससे फाइट करने वाले। इसलिए हम देखते हैं कि जाओ एम्परर, जियांग एम्परर और डुआनवो एम्परर तीनों ही अपने सोर्स ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस माउंटेन के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं ताकि असुरा गॉड किंग यहाँ से भाग ना सके। जबकि बाकी के 5 सीक्रेट एम्परर जैसे कि पुटाई एम्परर, शेंटू एम्परर, हुआंगफू एम्परर, वो एम्परर और टांग एम्परर्स ये पांचों ही अपने सोर्स पर ट्रेजर्स को कंबाइन करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्स बनाना शुरू कर देते हैं। जिसे देखकर तो असुरा गॉड किंग मुस्कुराकर कह रहा था कि ये तो 3 टैलेंट 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन है, जो कि वाकई में काफी टेरिफाइंग फॉर्मेशन है। और ये कहती वो फिर से अपने ब्लड सोर्ड को तीसी के साथ उस एक्स की तरफ थ्रो कर चुका। जहाँ रास्ते में देखते हैं कि असुरा गॉड किंग की ब्लड सोर्ड भी अचानक से डिवाइन फॉर्म में आ चुकी थी और ये दोनों अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। एनर्जी ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि हर एक गॉड किंग को उससे नुकसान पहुंचा था सिवाय असुरा गॉड किंग के। वो अभी भी आसानी के साथ हवा में खड़ा फ्लोट कर रहा है। शेंटू एम्परर तो उसे देखकर गुस्सा हुए कहता है कि लुओफान कमीने। असुरा गॉड किंग भी जानते हैं कि शेंटू एम्परर क्यों गुस्सा है, इसलिए वो मुस्कुराकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे माइटी सील चाहिए ना, तो उसके लिए तो तुम्हें पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। चलो आओ और मुझ पर हमला करो। जो सुनकर शेंटू एम्परर एक जायंट फायर ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से एक फायर ड्रैगन निकलकर बाहर आ गया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए असुरा गॉड पर हमला करने लगा। जहाँ शेंटू एम्परर कह रहा था कि मेरे भाई की जान लेने की तुझे कीमत चुकानी ही होगी, पर असुरा गॉड किंग तो काफी ज्यादा चालाक था। वो जानबूझकर शेंटू एम्परर को गुस्सा दिला रहा था ताकि वो इस फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस फायर ड्रैगन से बचते हुए हवा में उड़ते हुए कुछ गॉड किंग्स की तरफ बढ़ रहा था और वो अचानक साइड पर हटते हुए उस फायर ड्रैगन अटैक को उन गॉड किंग्स की तरफ जाने देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 3 गॉड किंग्स मारे गए। हालांकि वो इन्हीं का साथ दे रहे थे। इवन कि ये देखकर तो मू एम्परर भी कहने लगा कि अगर असुरा गॉड किंग इसी तरह हमारे हमलों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता रहा तो हमारे गॉड किंग्स मारे जाते रहेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। दूसरी तरफ असुरा गॉड किंग तो ये सब करके ही खुश होते हुए हंस रहा था, जहाँ वो इविल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि अभी तक मेरी खून की प्यास बुझी नहीं। और ये कहते वो वहाँ पर मौजूद 3 गॉड किंग्स के पीछे पड़ गया, जो कि अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग इविल्स की तरह हंसते हुए अपने ब्लड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बेरहमी के साथ उन तीनों को जान से मार डालता है। पर इसके बावजूद भी असुरा गॉड किंग रुकता नहीं, बल्कि वो वहीं पर मौजूद एक और गॉड किंग के पीछे पड़ गया था, जो कि डर के मारे चिल्लाकर अपनी बहन से मदद की भीख मांग रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि टांग एम्प्रेस है। असुरा गॉड किंग जानता है कि ये टांग एम्प्रेस का छोटा भाई है, लेकिन फिर भी वो अपनी टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही उसे फ्रीज करके बेरहमी के साथ अपनी ब्लड सोर्ड का इस्तेमाल करते उसे स्लैश अटैक लगाकर टांग एम्प्रेस के सामने उसे जान से मार डालता है। जिस पर तो गुस्से में आकर टांग एम्प्रेस बेकाबू हो गई थी और वो असुरा गॉड किंग पर हमला करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को जान से मारने की। इस पर असुरा गॉड किंग उसके अटैक्स को डॉज करते हुए साथ ही साथ हंसकर जवाब देकर कह रहा था कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन बैटल में लोग मरते ही रहते हैं, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। जो सब कहते हुए असुरा गॉड किंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। जो सब देखकर हुआंगफू एम्परर यहाँ जियांग एम्परर से कहता है कि जियांग फान हम आटो के आटो एम्परर को एक साथ ही असुरा गॉड किंग पर हमला करना होगा।
सिर्फ इसी तरीके से हम उसे हरा सकते हैं। हालांकि जियांग एम्परर, जाओ एम्परर और डुआनमू एम्परर पहले तो यहाँ से बाहर निकलने के दरवाजे को गार्ड कर रहे थे, लेकिन हुआंगफू एम्परर की ये बात सुनकर वो इस पर एग्री हो जाते हैं और वो वहाँ पर कुछ और मामूली गॉड किंग्स को रुकने के लिए बोलते हैं, जबकि खुद ये आटो के आटो एम्परर्स असुरा गॉड किंग के पीछे रवाना हो जाते हैं, जहाँ असुरा गॉड किंग इससे पहले की एक लड़की को जान से मार पाता। तभी अचानक जियांग एम्परर ने अपने सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उसे जकड़ लिया, जिसका साथ देते हुए मू एम्परर भी अपने प्लांट टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए असुरा गॉड किंग को जकड़ने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टांग लैन भी अपने वाटर अटैक को असुरा गॉड किंग की तरफ भेजते हुए फौरन से उसके अंदर उसे फ्रीज कर देती है। इस तरह से इन लोगों ने कुछ देर के लिए असुरा गॉड किंग को रोक लिया था, जहाँ पर जियांग एम्परर से सवाल करते हुए पूछा था कि असुरा गॉड किंग, क्या तुम 8 ग्रेट एम्परर्स की सारी फैमिली को खत्म करके ही पूरी तरीके से शांत होगे? क्या सिर्फ इसी तरीके से तुम सेटिस्फाई हो सकते हो? जिस पर असुरा गॉड किंग हंसते हुए कहता है कि शायद तुम लोग भूल गए कि डिवाइन रेल में आने से पहले मैं असुरा डेवल पाथ पर कल्टीवेशन करता था, जहाँ पर जिंदा रहने के यही तरीके थे। और ये कहती वो फिर से अपनी पावर्स अनलीश करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग अपने असली असुरा गॉड फॉर्म में आने लगा था, जिसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो रही थी। सब लोग ये देखकर घबरा रहे थे। दूसरी तरफ दूर किन्यू भी ये सब देखते हुए कह रहा था कि वाकई में एक्सल्टेड सेलेस्टियल बैटल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक में जियांगली का थोड़ा सा सर चकरा गया, जो देखकर किन्यू सवाल करते हुए पूछता है कि जियांगली तुम ठीक तो हो ना? जियांगली जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद किन्यू उसका पेट चेक करता है और किन्यू को जानने को मिला कि मिस जियांगली दोबारा से प्रेग्नेंट है, जो जानकर तो किन्यू थोड़ा सा खुश हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग इवोस की तरह मुस्कुराते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ मू एम्परर और साथ ही साथ डुआनमू एम्परर के छोटे भाइयों को पकड़ चुका था, जो देखकर तो डुआनमू एम्परर और मू एम्परर यहाँ असुरा गॉड किंग से कह रहे थे कि मेरे भाई को जाने दो, लेकिन असुरा गॉड किंग बहुत ही ज्यादा बेरहम है। वो ये सुनकर भी इवोस की तरह हंसते उन्हीं की नजरों के सामने उन दोनों के भाइयों को जान से मार डालता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब करके असुरा गॉड किंग को मजा आ रहा हो। पर 8 ग्रेट एम्परर्स ने तो बहुत सह लिया था, इसलिए हम देखते हैं कि वाटो के आटो एक साथ आकर यहाँ अपने सोर्स पर्ल ट्रेजर्स को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक जनरेट कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने असुरा गॉड किंग पर हमला कर दिया। आटो पल को कंबाइन करके अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग यहाँ चेहरे पर हंसी लेकर अपने 6 हाथों की ताकत का इस्तेमाल करते उस अटैक के सामने टिका हुआ था, जहाँ वो अपनी पूरी ताकत लगाते उस अटैक को बीच में से चीर कर काट देता है। ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके धुएं के अंदर से अभी असुरा गॉड किंग के हंसने की आवाजें आ रही थी और वो हंसते हुए कह रहा था कि मजा ही आ गया, क्योंकि असुरा गॉड किंग एक फाइट लूनाटिक है, उससे लड़ने में मजा आता है, बिल्कुल हाफी की तरह। यहाँ असुरा गॉड किंग ये सब कह ही रहा था, पर तभी अचानक वहाँ पर जमीन से कुछ एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन टैबलेट द्वारा से इन लोगों के सामने समन हो गया। और वो इन्फॉर्मेशन टैबलेट देखने के लिए सब लोग उसके करीब आ जाते हैं, जिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, असल में एक मोर्टल वर्ड सील के बारे में, जो कि ओरिजिनल एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर है। ये मोर्टल वर्ड सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके 3 टुकड़े किए गए। पहले पार्ट का नाम है माइटी स्काई सील, दूसरे का नाम है माइटी अर्थ सील और तीसरे का नाम है माइटी पीपल सील। तीनों ही सील ट्रेजर में बिल्कुल इक्वल पावर है, लेकिन जो माइटी पीपल सील है उसमें लाइफ टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। जो भी कल्टीवेटर इन तीनों सील्स को इकट्ठा करेगा और इन्हें कंबाइन करके वो एक कर दे तो वो फौरन से एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक रास्ता है, अगर कोई एक कल्टीवेटर सिर्फ एक सील का इस्तेमाल करते हुए भी टाइम लॉक को मास्टर कर ले तो एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग यहाँ पर वापस से शांत होते हुए जियांग एम्परर से कहने लगा कि ये लड़ाई यहीं पर बंद करते हैं, तुम लोग क्या कहते हो? जिस पर वो सब लोग असुरा गॉड किंग की तरफ देखने लगे। यहाँ पर असुरा गॉड किंग बताता है कि तुम लोग वैसे भी समझ चुके होंगे कि माइटी पीपल सील सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए अगर इस माइटी स्काई सील को मैं यहाँ से ले भी जाऊँ तब भी तुम लोगों को ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर मैं इस माइटी स्काई सील को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि जब तक अगला एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड नहीं बन जाता तब तक मैं इस एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर कदम नहीं रखूंगा। असुरा गॉड किंग की ये बातें सुनकर सारे 8 ग्रेट एम्परर इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या हम असुरा गॉड किंग पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जान से मार डाला। जिस पर पुटाई एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर असुरा गॉड किंग यहाँ पर रुकेगा तो और ज्यादा लोग जान से मारे जाएंगे। जियांग एम्परर जाओ एम्परर की तरफ देख रहा था, जहाँ जाओ एम्परर कहता है कि तीसरे सील यानी कि माइटी पीपल सील की तो हमें फिक्र नहीं करनी, क्योंकि वो मेरे फादर यानी कि थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के हाथों में जाएगा और सेकंड सील हम लोग खुद हासिल कर लेंगे, तो इसलिए बिला वजह फर्स्ट सील के लिए हमें खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि असुरा गॉड किंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये लोग असुरा गॉड किंग पर भरोसा करते हुए कहते हैं कि ठीक है हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन अपने वादे को मत भूलना। जिस पर असुरा गॉड किंग भी कहता है कि मैं लुओ फान कसम खाता हूँ कि अगले एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के बनने से पहले मैं दोबारा एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में कदम नहीं रखूंगा। अगर
मैं अपने वादे को तोड़ूं तो हेवन और अर्थ मुझे कर्ज कर सकते हैं। जो वादा सुनने के बाद जैंग एम्परर बाकी के एम्परर्स की तरफ देखने लगा जो हाँ में सर हिलाते हैं। इसलिए जैंग एम्परर ने बाहर निकलने के दरवाजे को अनलॉक कर दिया था ताकि असुरा गॉड किंग को यहाँ से जाने का रास्ता मिले, और वो रास्ता देखते ही फरस इविल्स की तरह मुस्कुराकर वहाँ से निकल गया। जिसके जाने के बाद मास्टर यी फेंग कह रहा था कि अब 8 ग्रेट एम्परर 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जिनमें से पहली टीम मू एम्परर, डुआनमू एम्परर और टांग एम्परस की होगी। दूसरी टीम पुटाई एम्परर और हुआंगफू एम्परर की होगी, जबकि तीसरी टीम शेंटू एम्परर, जियांग एम्परर और जाओ एम्परर की होगी, क्योंकि इनमें आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अब ये सब लोग शांति के साथ यहाँ माइटी अर्थ सील का इंतजार करने लगे कि कब वो अपीयर होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जिजुआन पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर किन्यू अपनी वाइफ यानी कि मिस यांगली के साथ लेटा हुआ था और मिस यांगली दोबारा से प्रेग्नेंट थी। जिस पर किन्यू खुश होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि सेकंड ब्रदर ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मेरा दूसरा बेटा होगा। जिस पर मिस यांगली परेशान होते हुए कह रही थी कि उम्मीद करता हूँ कि ये अपने बड़े भाई की तरह मेरे पेट में ज्यादा वक्त नहीं गुजारे। यहाँ वो भी ये कह रही थी कि तभी अचानक उसका बड़ा बेटा यानी कि किन्सी फौरन भागते भागते यहाँ पर आ गया, जो कि एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि मॉम मेरा छोटा भाई होने वाला है, क्या ये बात सच है? जिस पर मिस यांगली जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ये सच है। जिस पर तो किन्सी खुश होते हुए कह रहा था कि मजा ही आ जाएगा, अब तो मैं घर में ही रुकूंगा, अपने छोटे भाई के पैदा होने का इंतजार करूंगा। ये सब कहते हुए किन्सी एक्साइटेड होकर अपने पेरेंट्स के सेंटर में बैठ गया था। और यहाँ इसी क्यूट से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।